अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाजरीन, चाहे वो टिपिकली चाइल्ड बेगरी का केस हो, बॉन्डेड लेबर का केस हो, विमेन ट्रैफिकिंग का केस हो, या रिसेंटली जिस तरह के हमने देखा है एक नहीं बल्कि कई केसेस सामने आए हैं माइग्रेंट स्मगलिंग के, हम सब ये बात अंडरस्टैंड करते हैं कि ना सिर्फ इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा ऑन अ रैम्पेंट राइज हैं, इस तरह के केसेस टाइम एंड अगेन बहुत ज़्यादा सामने भी आ रहे हैं। हैविंग सेड दैट, जहाँ पे हम इतने सारे इंस्टेंसेस देख रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, माइग्रेंट स्मगलिंग के, वहाँ पे बहुत ज़रूरी है ये जानना कि पाकिस्तान में इस तरह की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए, रादर क्रिमिनलाइज करने के लिए क्या कवानीन मौजूद हैं। इन्हीं कवानीन पे अपने आज के शो में हम बात करेंगे। मोर पर्टिकुलरली हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सनस एक्ट 2018 और प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट 2018 के बारे में। हम आपको बताएंगे कि एट अ वेरी बेसिक लेवल ये कवानीन किस तरह से जो है विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरह से जो है वो उनको राइट्स देते हैं कि वो जाके जो है रेलिवेंट अथॉरिटी से रुजू करें। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कंसिडरिंग के ह्यूमन ट्रैफिकिंग आम तौर पे एक ऐसा क्राइम होता है जो कि ग्रुप्स में कंसिडर किया जाता है, जो कि बेसिकली क्रिमिनल गैंग्स होते हैं, उस हवाले से प्रोसिक्यूशन के ऊपर जो है कानून क्या कहता है, किस तरह से हम प्रोसिक्यूशन को पॉसिबली स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं। एंड ओवरऑल जब हम बात कर रहे हैं इस कानून की, तो हम अफेक्टिवली इस कानून को जो है किस तरह से इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। इन तमाम इशूज़ पे बात होगी और इन पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस शेजा कुरैशी, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, दैट्स अ प्लेजर। यू वेलकम। उनके साथ तशरीफ फरमा है प्रोफेसर डॉक्टर फरहान नवीद साहब, जो कि सोशियोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। एंड वाया जूम लिंक हमें ज्वाइन करेंगे सैयद कौसर अब्बास साहब, जो कि समाजी कारकुन हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। शेजा, मैं चाहूँगी प्रोग्राम की शुरुआत जो है हम आपसे करें। एक बहुत बेसिक लेवल पे आप नाजरीन को बताएं कि जब हम बात करते हैं इंटरनल ट्रैफिकिंग की और जब हम बात करते हैं माइग्रेंट स्मगलिंग की, तो एक बेसिक लेवल पे कानून में इनमें क्या डिफरेंस है? जब हम ट्रैफिकिंग का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ एक ये आता है कि हम ट्रांजैक्शनल क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग की बात कर रहे हैं। बट एज यू हैव सेड एज लॉयर्स, और इसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी कम है कि देयर आर टू लॉज, देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रैफिकिंग। वन इज़ ह्यूमन एंड माइग्रेंट स्मगलिंग विच इज़ डेल्ट अंडर द लॉ विच इज़ कॉल्ड द प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट 2018 में ही पास हुआ है। एंड देन देयर इज ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स एक्ट विच इज आल्सो पास्ड इन 2018। बिल्कुल। और उसके अलग अलग और डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं जिनके अंडर हम इस लॉ को उस एम्बिट के अंदर हम लोग कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक बहुत बुनियादी फ़र्क ये है कि एक माइग्रेंट स्मगलिंग की बात करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि एक शख्स को दूसरे मुल्क लेके जाया जा रहा है, वहाँ पे इनएविटेबली उसकी कंसेंट इन्वॉल्व होती है, उसने अपनी हामी और रजामंदी दी हुई होती है। लेकिन जहाँ पे हम इंटरनल ट्रैफिकिंग की बात करें, वहाँ पे आपको नहीं लगता ये कंसेंट का जो एक एंगल है ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता? मेरा ख्याल है फातिमा, दोनों तरफ कंसेंट का एंगल हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अच्छा। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रैफिकिंग, सो देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रॉड एंड एक्सप्लॉयटेशन इन्वॉल्व। आप किसी को ये कह के लेके जाते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैं जॉब के लिए लेके जा रहा हूँ, और वहाँ जाके आप उसको स्लेवरी में, एक्सप्लॉयटेशन के अंदर, ऑर्गन ट्रैफिकिंग के अंदर या कमर्शियल सेक्स एक्टिविटीज़ के अंदर आप लोग उनको इन्वॉल्व कर देते हैं, तो वो भी एक आपने उनसे कंसील करके उनको बाहर लेके गए। मतलब एक्सप्लॉयटेशन किसी भी फॉर्म में वो एग्जिस्ट करे, चाहे वो लेबर की एक्सप्लॉयटेशन हो, चाहे वो और किस्म की एक्सप्लॉयटेशन हो। जिसमें सर मैं आपकी तरफ आऊँगी, बेसिकली चाहूँगी कि आप भी इसी इशू पे मजीद कॉमेंट करें। जब हम बात करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, तो हम सब ये बात अंडरस्टैंड करते हैं कि एक बहुत ज़्यादा कॉमन इशू जो आता है इस तरह के केसेस में, वो ये रिपोर्ट नहीं होते, इनका एक बहुत लो रिपोर्टिंग रेट होता है। एंड हैविंग सेड दैट, हम ये भी देखते हैं कि इस तरह के क्राइम्स जो हैं वो बहुत एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो कमिट होते हैं, हिडन नेटवर्क्स के साथ। तो जब हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं इस तरह की क्राइम्स की, तो इस हवाले से कितना आसान या कितना मुश्किल है इनको आइडेंटिफाई करना? बिकॉज जब तक ये टाइमली आइडेंटिफाई नहीं होंगे, कानून तो अपना जो है एक प्रोसेस पकड़ ही नहीं सकेगा। सबसे बड़ा मसला इस सारे प्रोसेस के अंदर ये है कि ये वाला जो इशू है, इसको आइडेंटिफाई करना शायद बहुत मुश्किल होता है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इट्स अ न्यू थिंग, क्योंकि 2018 में ये लॉ बना था और अभी जाके इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे बात होना शुरू हुई है। पाकिस्तान ऑलरेडी मल्टीपल टाइम जो है वो टीयर 2 वॉच लिस्ट, जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, जिसे ग्रे लिस्ट कहते हैं। लेकिन अब जो चैलेंज आ रहा है, लॉ एक अच्छा लॉ बना हुआ है, बल्कि स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स की जो बात हो रही है उसके ऊपर भी अच्छा लॉ बना हुआ है, बिल्कुल। लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जो है वो बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। रीजन इज बिल्कुल।
कि जो हमारी पुलिस है, जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट के इदारे हैं, उनकी इस हवाले से जो अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज। सर, इन अदर वर्ड्स आप ये प्रपोज करना चाह रहे हैं कि जहां पे हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लॉ एनफोर्समेंट को जो है इस हवाले से सेंसिटाइज करें, ताकि वो भी एक बेटर पोजीशन में हो इस तरह के केसेस की निशानदेही करने में। आइडेंटिफिकेशन तभी होगी कि जब लोग इस हवाले से अंडरस्टैंडिंग उनके माइंड में बिल्कुल। होगी कि ये ट्रैफिकिंग है कि नहीं है, तो तभी वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे, अदरवाइज वो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। रिसेंट आप केस देख लें, जो रिजवाना टॉर्चर केस है एक जज साहब के घर के अंदर, अभी जो फातिमा फरीरो का केस है सिंध के अंदर, बोथ आर द चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस, और बड़ा क्लियरली इंडिकेशन, इसके जो इंडिकेटर्स हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग के, वो इसके अंदर बिल्कुल। शामिल है। लेकिन बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली पुलिस ने जब एफआईआर रजिस्टर की तो 506 की एफआईआर रजिस्टर की जा रही है, 328 की एफआईआर रजिस्टर की जा रही है, बिल्कुल। 342 की एफआईआर रजिस्टर की जा रही है। तो अभी तक सेक्शन 3 ऑफ द ट्रैफिकिंग इन पर्सन जो कंपेल्ड लेबर की बात करता है, जो बॉन्डेड लेबर की बात करता है, जो इनवॉलंटरी सर्विट्यूड की बात करता है, जो कमर्शियल सेक्स या इस तरह की चीजों की बात करता है, इन फोर्स एंड कोर्जन की बात करता है, इन सारी चीजों को देखा जाए तो वो इन दोनों केसेस के अंदर बड़े क्लियरली तक जी। लोगों की, जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट के लोग हैं, उनकी इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई। जी। और एक बड़ा शायद मेजर काम करने की जो जरूरत है पाकिस्तान के अंदर, वो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द पुलिस ऑफिशियल्स, प्रोसिक्यूटर्स, जजेस, जितने भी आपके रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी जो एक कैपेसिटी बिल्डिंग है, वो इस सारे इशू में जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट। जिसमें सर मैं आपकी तरफ आऊँगी, मैं चाहूँगी आपको भी हम शामिल गुफ्तगू करें। आपसे बेसिकली जानना चाहूँगी कि जनरली लोगों का ये एक कंसेप्शन है कि जब भी हम ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो इट हैज़ टू रिलेट टू द पर्सन इटसेल्फ, मतलब एक शख्स को आप एक जगह से दूसरी जगह जो है वो लेकर जा रहे हैं एंड वहाँ पे आप उनको एक्सप्लॉयटेशन का शिकार बना रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑर्गन ट्रैफिकिंग की, तो क्या ऑर्गन ट्रैफिकिंग जो है वो कानून के ज़िम्मे में आती है? जी, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो जो पाकिस्तान का लॉ है वो तो ट्रैफिकिंग सिर्फ बात कर रहा है कमर्शियल सेक्स और बॉन्डेड लेबर। तो जो ट्रैफिकिंग का लॉ पाकिस्तान में है उसके अंडर तो ऑर्गन ट्रैफिकिंग इंक्लूड नहीं है एज ए फॉर्म ऑफ ट्रैफिकिंग, बल्कि हमारे पास एक स्पेशल एक लॉ है जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को डील करता है। तो उसके अंदर जो इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस हैं उसको डील किया जाता है, लेकिन उसमें ट्रैफिकिंग या विक्टिम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल। मतलब कानून इटसेल्फ की लैंग्वेज में क्लियरली ये नहीं बेसिकली इसका अंदराज हुआ हुआ। लेकिन मूविंग ऑन, जब हम बात करते हैं चेंजिंग ट्रेंड्स की, तो हम ये देखते हैं कि एक वो टाइम था टिपिकली जब हम समझते थे ट्रैफिकिंग या फॉर दैट मैटर माइग्रेंट स्मगलिंग तब होती थी जब आप अक्रॉस द बॉर्डर्स ट्रैवल करते थे। लेकिन अब हमने देखा कि इस तरह के एक्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन स्पेसेस में भी कमिट हो सकते हैं। तो ओवरऑल एज एन एक्सपर्ट इन दिस एरिया, आप क्या समझते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने किस तरह से इन ट्रेंड्स को तब्दील होते हुए देखा है? कौन से वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा वनरेबल हैं टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग? बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के हवाले से जो सीरियस इशू है वो इंटरनल ट्रैफिकिंग है, स्पेशली वो हमारी ब्रिकिंग इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर में जो वहाँ पे फोर्स या जो बॉन्डेड लेबर है वो एक सीरियस चैलेंज है। और इसमें जब हम बात करते हैं वल्नरेबल, तो मेरा ख्याल है कि उसमें माइनर्स और यूथ जो हैं ये सबसे वल्नरेबल, और इसमें एजुकेटेड यूथ का भी शुमार हो जी गया बिल्कुल बिल्कुल, खास तौर पे वो जो कि पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं एंड फिर वो किसी भी किस्म के मींस को रिजॉर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान से निकलने के लिए, जिसका मतलब ऑब्वियसली है कि वो ज़्यादा वनरेबल हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और बहुत से पढ़े लिखे बच्चे हैं, हम देखते हैं कि जी वो भी बजाय खुद से वो देखें कि बाहर कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, वो भी एजेंट्स के पास जाते हैं और एजेंट्स को पैसे देते हैं। पर एजेंट्स ही उनके साथ एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ किस्म के जी फ्रॉड्स बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट एंगल देन ये हुआ कि हम माइग्रेशन इटसेल्फ जो है उसको जो है वो ज़्यादा सेफ बनाएं, इंश्योर करें कि वो लीगल रूट्स के थ्रू हो। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें मैं चाहूँगी कि आप अपना नैरेटिव हमारे साथ शेयर करें शहज़ाद, वो ये कि हमने देखा था, आपको याद होगा कुछ साल पहले एक बहुत स्कैम सामने आया था जहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी ख़वातीन की शादी करा के उनको डिफरेंट कंट्रीज़ भेजा जा रहा था शैम मैरिजेस के अंडर, और वहाँ पे उनको फोर्स किया जा रहा था इनटू प्रोस्टिट्यूशन। तो इस तरह के केसेस में अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तानी बॉर्डर्स क्रॉस कर जाते हैं और वहाँ पे जाके उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार बनाया जाता है, तो फिर वहाँ पे बैरून मुल्क उनके पास क्या लीगल रेमेडीज़ हैं, वो किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? पासपोर्ट्स का टेल होते हैं, आपकी मूवमेंट का टेल होती है, और ये मेक श्योर किया जाता है कि आप चाहे या वो लोकल पुलिस हो या आपकी जो कंसर्न एम्बेसीज हैं, आप वहाँ पे कोई कंप्लेंट्स ना कर सकें। अब ये है बिकॉज दिस इज़ द मैंडेट ऑफ FIA, और FIA का ऑनलाइन सिस्टम जो है उसके ऊपर आप हमेशा, जिस तरह साइबर क्राइम की कंप्लेंट्स वगैरह हैं, उनका ये जो एंटी ह्यूमन स्मगलिंग एक सेल है उसके अंडर आप ये कर सकते हैं, बट ऑन द कंडीशन दैट इफ यू हैव द एक्सेस, और एक्सेस ये लोग मेक श्योर करते हैं कि ये कर्टेल करें। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट बट इट्स डूएबल। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैरिफाई करना नाजरीन के लिए
लिए कि जब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, खासतौर पे वो जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स के अंदर हो रही है, तो उसमें पुलिस की भी जुरिस्डिक्शन इन्वोक होती है। सेक्शन 8 में टिप में हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की बात करते हैं। द लॉ इज़ फ्लॉड लिटिल बिट देयर, क्योंकि वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। और फिर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का मैं नहीं कहूँगी ये कसूर है, क्योंकि वो भी यही समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग यही है कि ये FIA का मैंडेट है। बट लेट मी क्लैरिफाई दिस थ्रू योर शो कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शनल ट्रैफिकिंग है, दैट इज़ द मैंडेट ऑफ द FIA, एंड द इंटरनल ट्रैफिकिंग इज द मैंडेट ऑफ योर लोकल पुलिस, आपकी लोकल पुलिस के अंदर आता है। जी बिल्कुल मिस्टर रज़ा, जिस पे सर मैं आपकी तरफ आऊँगी, मैं चाहूँगी मजीद आप इस पे भी कमेंट करें। जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में बॉन्डेड लेबर की, तो हम सभी अंडरस्टैंड करते हैं कि ये बहुत एक कॉमन फॉर्म ऑफ जो है वो ट्रैफिकिंग है, खासतौर पर बच्चों के केसेस में। इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना कि हमने देखा है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बड़े कैटेगोरिकली प्रोहिबिट करता है मॉडर्न स्लेवरी को। फिर हमने ये भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो कि आउटलॉ करती है बॉन्डेड लेबर को। एंड इस हवाले से वेरी रिसेंटली हमने ये भी देखा है कि एक प्रोविंशियल लेवल पे पंजाब में कानून भी आया था जो कि डोमेस्टिक लेबरर्स के राइट्स को जो है बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शंस फराहम करता है। तो जहाँ पे हम बात करें एटलीस्ट ऑन पेपर, तो ये बात तो डेफिनेटली तय है कि कवानीन तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं। फिर क्या वजह बनती है कि हम देखते हैं कि इन कवानीन को इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता? इस पर आप मजीद क्या कहेंगे? बेसिकली इशू यही है कि जो अंडरस्टैंडिंग है दैट इज वन ऑफ द मेजर इशू, और उस अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ जो पाकिस्तान का आर्टिकल 11 है कॉन्स्टिट्यूशन का गालिबन, दैट क्लियरली सेज कि जो स्लेवरी है वो प्रोहिबिटेड है, और उसके साथ साथ जो अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स बच्चा है उसके ऊपर जो है वो बिल्कुल भी आप उसको स्लेवरी नहीं करवा सकते। अभी तक अनफॉर्चुनेटली देखें पाकिस्तान के अंदर जो चाइल्ड की एज है वही प्रॉपर तरीके से डिटरमिन नहीं की जा सकी। पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बाद सिंध के अंदर एज ऑफ चाइल्ड जो है दैट इज 18 ईयर्स, पंजाब के अंदर जो है वो 16 ईयर्स है, कहीं पे 15 ईयर्स है, कहीं पे 14 ईयर्स है। तो सबसे पहले हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को या हमारी जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको इसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि एक यूनिफॉर्म एज होनी चाहिए चाइल्ड की, ताकि बच्चा 18 साल से कम चाहे किसी भी सूबे के अंदर फॉल करता है, वो अगर बॉन्डेड लेबर के अंदर, चाइल्ड लेबर के अंदर, स्लेवरी के अंदर, किसी भी चीज के अंदर अगर वो उसको शामिल किया जाता है तो फौरी तौर पे उसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाए। और एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ एज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बगैर किसी कंफ्यूजन के जो है वो इम्प्लीमेंट करवाया जाए। जी बिल्कुल सर, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये भी है कि जब हम ये कहते हैं कि हमने कानून की इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर बनाना है, तो इसमें इक्वली इंपॉर्टेंट ये है कि हम ना सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस पे फोकस करें, बल्कि ये भी इंश्योर करें कि जो रिक्विजिट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको भी इस कानून के हवाले से सेंसिटाइज किया जाए। जिसमें मैं आपकी तरफ आऊँगी मिस्टर रज़ा, मैं चाहूँगी कि आप भी इसमें मजीद कॉमेंट करें। जब हम बात करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, तो हम सभी अंडरस्टैंड करते हैं कि एक बहुत कॉमन फॉर्म जो रिसेंटली सामने आया है वो ये कि लोग वाया सी रूट्स या एयरपोर्ट्स जो है वो ट्रैफिक हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको याद होगा अभी थोड़ा अर्सा ही पहले वो मेडिटेरेनियन सी का जो इंसिडेंट है वो सामने आया, जहाँ पे एक बोट ही कैप्साइज हो गई। तो इस हवाले से फिर आपको नहीं लगता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो परपेट्रेटर्स को पकड़ने की ज़्यादा सख्त हो जाती है? हमें ये बात इंश्योर करने की ज़रूरत है कि हम प्रोसिक्यूशन जो है उस पर काम करें, बिकॉज अगर आप ओवरऑल देखें तो इस कानून का एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमारी जहाँ पे लो रिपोर्टिंग रेट है वहाँ पे लो कन्विक्शन रेट भी है। सबसे बड़ा जो हम इसमें इशू फेस कर रहे हैं वो यही है कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ ज़ीरो, हमने कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं किया। इवन ड्यूरिंग आवर रिसर्च हम लोगों को कोई ऐसा एक लैंडमार्क या कोई ऐसा रिपोर्टेड केस लॉ नहीं मिला जो डायरेक्टली इस इशू को एड्रेस कर दे। व्हेन आई टॉक अबाउट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, जहाँ आपने बात की दूसरे लॉ की, ये डील होगा अंडर द स्मगलिंग एंड ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट। तो हम लोगों ने प्रेपरेटर, हम अनफॉर्चुनेटली जब तक कोई ऐसा बड़ा वाकया नहीं होता तब तक हम क्रैकडाउन्स नहीं करते, हम तब तक उतने सख्त नहीं होते। वी हैव टू सेट अ डेटरेंस इन द सोसाइटी। सर आप इसमें मजीद क्या ऐड करना चाहेंगे, बिकॉज आपका भी अपना एक नैरेटिव है एज एन एजुकेटर, और आपने तो इस एरिया पे एक बुक्स भी लिखी हैं, गालिबन 2 बुक्स बेसिकली ऑथर की हैं। तो जब हम कहते हैं कि हमने प्रिवेंशन की तरफ मूव करना है, तो वो कौन से स्टेप्स हैं जो कि हमें लेने चाहिए, बोथ इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी एंड इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग के लोगों को इन कवानीन के बारे में पता हो? जी, सो प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो मेरा ख्याल है कि हमें फोकस करना चाहिए कि हम इनको प्रिवेंट करें इस तरह के वाक़यात को होने से पहले ही। तो मेरा ख्याल है कि उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अवेयरनेस उसमें से, और चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, चाहे वो कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन जब अवेयरनेस की भी बात करते हैं तो हमें स्पेसिफिकली फोकस करना पड़ेगा जो वल्नरेबल पॉपुलेशन हैं,
ठीक है ना, क्योंकि ट्रैफिकर जो हैं वो बेसिकली टारगेट करते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स को, चाहे वो पॉवर्टी में रह रहे हैं जो लोग, चाहे वो लोग जो डिस्प्लेस्ड हैं किसी डिजास्टर की वजह से, या रिफ्यूजीज हैं, या इस तरह के लोग जो किसी क्राइसिस का जो है वो शिकार हुए हैं। तो स्पेसिफिकली हमें जैसा कि आपने देखा था फ्लड्स में लास्ट ईयर हमने देखा था बहुत ज़्यादा लोग इंटरनली डिस्प्लेस हो गए थे, और वहाँ पे भी अगर हम स्टेटिस्टिक्स को भी देखें बेसिकली तो वहाँ पे भी वनरेबल कम्युनिटीज़, चाहे वो ख़वातीन हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो पर्सन्स विद डिफरेंट एबिलिटीज़ हों, वो ज़्यादा इम्पैक्टेड थे बनस्पत बाकी पॉपुलेशन। बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें सर मैं आपकी तरफ आऊँगी, मैं चाहूँगी आप भी इसी इशू पे मज़ीद कमेंट करें। जब हम बात करते हैं पब्लिक अवेयरनेस की तो इस हवाले से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आप और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके ऊपर काफ़ी काम कर चुकी है, बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो भी आपके साथ काम कर रहे हैं इसी इशू के ऊपर। लेकिन आपको क्या लगता है कि आजकल की डे एंड एज में, ख़ास तौर पर जहाँ पे ऑफकोर्स इंटरनेट का, सोशल मीडिया का इतना इस्तेमाल हो रहा है, सोशल मीडिया को हम किस तरह से इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं मैस अवेयरनेस कैंपेन्स रन करने के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि हमारा जो बच्चा है स्कूल के अंदर, उसको शायद स्कूल लेवल पे ही ये अंडरस्टैंडिंग उसकी बिल्ड करने की जरूरत है, या उसके अंदर ये सिविक सेंस बिल्ड करने की जरूरत है कि चाइल्ड लेबर जो है वो एक क्राइम है, या ट्रैफिकिंग जो है वो एक क्राइम है, ताकि वो स्कूल लेवल पे उसको ये एजुकेशन मिले, और कल अगर वो उसका विक्टिम बनता है तो वो फौरी तौर पे रिपोर्ट करे। सेकेंडली, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म जो है वो इम्प्रूव इस तरीके से हो सकता है कि देखें, आज तक पाकिस्तान के अंदर एक सिंगल हॉटलाइन नहीं है, एक सिंगल नंबर नहीं है कि जहां पे लोग कंप्लेंट कर सकें और अपनी इन इश्यूज को रिपोर्ट कर सकें। पंजाब के अंदर पंजाब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। उनका 1121 जो हेल्पलाइन है उसके ऊपर जब आप रिपोर्ट करते हैं तो फौरी तौर पे आपको रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन देयर इज अ नीड टू इस्टेब्लिश अ वन नंबर फॉर द होल नेशन, कि अगर कोई भी इस तरह का केस होता है तो वो इस नंबर पे रिस्पॉन्ड करें, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटीज हैं, विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटीज हैं, वो फौरी तौर पे उसको रिस्पॉन्ड भी करें। और जो रेफरल मैकेनिज्म ये लॉ भी बात करता है, इट्स अ विक्टिम सेंटर्ड लॉ, और ये लॉ भी ये बात करता है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में इकट्ठे होकर काम करेंगे, उनके बीच में एक रेफरल मैकेनिज्म होगा कि अगर एक विक्टिम को पुलिस जो है वो आइडेंटिफाई कर रही है तो वो फौरी तौर पर उसको सोशल वेलफेयर, दारुल अमान बिल्कुल जी, प्रोटेक्शन सेंटर या किसी इस तरह वाली साइट पे जो है वो रेफर करेगी। उसके बिल्कुल। साथ साथ जो अवेयरनेस की बात है कि आपके जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको इस हवाले से एजुकेट करने की जरूरत है। मतलब जब हम पुलिस की ट्रेनिंग करते हैं तो पुलिस कहती है जी कि ये हम क्या सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं, सर्च ऑपरेशन इज नॉट द सोल्यूशन। आपने अपने इलाके के लोगों को, एक एसएचओ की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने इलाके के लोगों को एजुकेट करे कि दिस इज अ क्राइम, और अगर मेरे इलाके में ये क्राइम मुझे नजर आया तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। एक ग्रॉस रूट लेवल पे, एक एसएचओ लेवल पे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लेवल पे जो है उसकी सेंसिटाइजेशन की जरूरत है। जी बिल्कुल सर, आपकी तरफ आऊँगी एंड मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो आपसे बेसिकली ये जानना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, माइग्रेंट स्मगलिंग को कर्टेल करने की, क्रिमिनलाइज करने की, रेगुलेट करने की, यहाँ पे आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? बिकॉज देखिए ना, कवानीन तो अब हमारे पास मौजूद हैं एंड अगर हम देखें तो बड़े प्रोग्रेसिव कवानीन हैं। इम्प्लीमेंटेशन में वो कौन से गैप्स हैं जिन्हें हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, चाहे वो प्रोसिक्यूशन को ज़्यादा स्ट्रेंथन करना हो, चाहे वो पुलिस को सेंसिटाइज करना हो, या एक बेसिक लेवल पे पब्लिक अवेयरनेस पे काम करना हो? जब हम बात करें माइग्रेंट स्मगलिंग पे तो ऑलरेडी हमारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है। एफआईए और एयरपोर्ट पुलिस बड़े विजिलेंट रहते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ ना हो, तो वो उन एम्बिट्स के अंदर वो इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। जी, जहाँ हम बात करते हैं जो कि हमारा एक बहुत ज़्यादा मेजर इशू है विच इज़ इंटरनल ट्रैफिकिंग, उसके लिए हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट में भी रिकमेंडेशंस दी थी कि सबसे पहले तो जिस तरह हम सब ने यूनिफॉर्मली बात की, सेंसिटाइजेशन, वी नीड दैट विद मैसेज, वी नीड दैम विद द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जुडिशरी, लॉयर्स, एवरीवन, क्योंकि इस एक्ट के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। सेकेंडली, हम लोगों ने एक दी थी रिकमेंडेशन अपनी रिपोर्ट में टू डेवलप अ टास्क फोर्स, एक स्पेशल टास्क फोर्स बना दें। सर आप मजीद इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिकॉज आई नो ये आपका डोमेन है इसमें, और इस पर आपने अगेन बड़ा काम किया हुआ है। तो जब हम रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं तो इस हवाले से आपको नहीं लगता कि हमारे लॉज एंड पॉलिसीज़ जो हैं उनको रिहैबिलिटेशन पर भी उतना ही फोकस करना चाहिए जितना वो प्रोटेक्शन पे कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, और मेरे ख्याल में कि इस वक्त अगर हम बात करें तो ये एक हमारा वीक पॉइंट है कि अगर एक विक्टिम को आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं हम लोग, तो अब उसको लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए क्या हम अपॉर्चुनिटीज़ फ्राहम कर रहे हैं,
क्या हमारी सोसाइटी जो है उसको एक्सेप्ट कर रही है। बहुत सी केसेस में हमने देखा है कि वहाँ पे स्टिग्मेटाइज जो है उनको कर दिया जाता है कि एक विक्टिम जो ऑलरेडी उस ट्रामा से गुजरा है, तो बजाय इसके कि हम लोग वहाँ पे काउंसलिंग करें, उसको सपोर्ट करें, हम उसी पे ही जो है वो ब्लेम गेमिंग जो है वो शुरू कर विक्टिम शेमिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है बहुत से केसेस में जो है रीविक्टिमाइजेशन जो है फिर वहाँ पर हो। लेकिन सर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि कानून को हम बेहतर तरीके से इन्फोर्स कर सकें, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास तमाम स्टेटिस्टिक्स भी मौजूद। अब डेटा कलेक्शन जो है वो भी एक बहुत सीरियस इशू है, बहुत ज़्यादा लोग सामने आते ही नहीं, इस तरह के किसी से रिपोर्ट ही नहीं करते। तो फिर जहाँ पे हम इंश्योर करना चाह रहे हैं कि हम पॉलिसीज़ को अपडेट करें, उनको अपग्रेड करें, वहाँ पे डेटा कलेक्शन को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर डाटा हमारे पास होगा तो हमें पता चलेगा कि एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स क्या हैं, गैप्स कहाँ पे हैं। रिसेंटली इस पे FIA ने भी जो है वो डाटा कंपाइल करना शुरू किया है, और अब नेशनल पुलिस ब्यूरो वाले भी जो है वो इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल में कि इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको जो है वो अपना रोल जो है वो बिल्कुल परफॉर्म अदा करना करना चाहिए। पड़ेगा। इस पे सर मैं आपकी तरफ आऊँगी, और इससे पहले कि हम शो का इख्तिताम करें, आपसे बेसिकली ये जानना चाहूँगी कि जहाँ पे हम ओवरऑल इस बात को ज़ेर बहस लेकर आ रहे हैं कि हम किस तरह से इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन को मौसर बना सकते हैं, वहाँ पे आपको नहीं लगता कि उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हम ये इंश्योर करें कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक ही पेज पे हों? इस हवाले से हमें ये इंश्योर करने की ज़रूरत है कि सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, या फॉर दैट मैटर हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स हों, उन सब को जो है एक यूनिफाइड तरीके से काम करना चाहिए और कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना चाहिए, ताकि जो हमारा वो एक इम्पैक्ट है टू कर्टेल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसका जो है वो ज़्यादा इफेक्ट हो। इम्प्लीमेंटेशन की जिस तरह मैंने पहले आपको बात कही कि सबसे मेन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी। क्योंकि मतलब एक पुलिस वाले को अगर आपने ट्रेन कर दिया तो वो शायद पुलिस उसको अरेस्ट तो कर लेगी, उसके ऊपर चालान भी कर देगी, लेकिन आगे अगर प्रोसिक्यूशन की कैपेसिटी नहीं है तो शायद प्रोसिक्यूशन के लेवल पे उसको इश्यूज आएंगे। इसी तरह जुडिशरी के लेवल पे कनेक्शन इंप्रूव करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट को उसको जो है वो ट्रेन किया जाए। उसके साथ साथ दुनिया में जो प्रैक्टिस होती है ना, देखिए दुनिया में इस तरह के जो केसेस होते हैं ये स्पेशलाइज्ड लॉज के तहत ये केसेस डील किए जाते हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी स्पेशलाइज्ड लॉज हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी है। जिस में इन चीजों को एड्रेस करने के लिए डेडिकेटेड यूनिट्स बने हुए हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के। हम अब पुलिस को और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इस तरफ कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जी क्या बिल्कुल सर, और इसी नोट पे अपने आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। थैंक यू सो मच मिस्टर शहजाद, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, एंड थैंक यू सो मच कौसर साहब। आप तीनों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। थैंक यू जी। नाजरीन, आपने आज का हमारा ये शो देखा, जिसमें हमारी ये कोशिश थी कि हम आपको बताएं कि पाकिस्तान में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से, पाकिस्तान में माइग्रेंट स्मगलिंग के हवाले से क्या कानून साजी की गई है। हमने आपको ये भी बताया कि किस तरह से कानून जो है वो वेरियस प्रोटेक्शंस फराहम करता है विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग को। अगर हम चाहते हैं कि हम इस कानून को एक ज़्यादा मौसर तरीके से इम्प्लीमेंट करें, तो ये ना सिर्फ ज़रूरी है कि हम एक आम आवाम की जो अवेयरनेस है अबाउट दीज लॉज उस पर काम करें, बल्कि उतना ही ज़रूरी है कि हम पुलिस की सेंसिटाइजेशन, जुडिशरी की कैपेसिटी बिल्डिंग जो है उसको भी प्रायोरिटाइज करें। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते तक के लिए अपनी मेज़बान फातिमा शाहीन को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।